Greetings everyone, welcome to Study Smart Wala. So today we are going to continue with the chapter number 2, Rights in the Indian Constitution of class 11, Political Science. So student, happy reading with us. Let's begin. So today what are the topics we are going to cover in this chapter? The cultural and educational right, जो कि article 29-30 है, और right to constitutional remedies जो कि 30-35 है. ठीक है, हम 4 फंडामेंटल राइट्स पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, आज इन दोनों को हम डिस्कस करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहले कल्चरल एजुकेशन राइट्स आता है. कल्चरल एजुकेशन राइट प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ रिलीजियस, कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज. अब सबसे पहले अपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा माइनॉरिटीज क्या होती है. माइनॉरिटीज क्या होता है कि वो कम संख्या में पॉपुलेशन का होना, चाहे वो रिलीजियस बेसिस पे हो, चाहे वो कल्चर बेसिस पे हो, चाहे वो लिंग्विस्टिक बेसिस पर हो. जैसे कि हम बोलते हैं कि हमारे इंडिया में माइनॉरिटी स्टेटस अगर मुस्लिम्स को दे रखा है तो वो किसके रिलीजियस बेसिस पे दे रखा है. ठीक है, ऐसी ही कोई भी लैंग्वेज है अगर कम बोली जाती है तो उसको लिंग्विस्टिक बेसिस पे माइनॉरिटी माना जाता है. ठीक है, तो ये हमने कर लिया पहला पॉइंट. तो उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना, ठीक है, तो उसको उसमें ये पहला पॉइंट है कल्चरल एजुकेशनल राइट्स का. फिर फैसिलिटेटिंग देम टू प्रिजर्व देयर हेरिटेज एंड कल्चर. बेसिकली उनको मदद करना कि वो अपना हेरिटेज और अपना कल्चर को वो किसी तरह से प्रिजर्व करके रख सके. ठीक है, अगर उनकी लैंग्वेज है तो उस लैंग्वेज को मेंटेन करके रखे. ये जरूरी नहीं हम उस पर कर्ब लगाएंगे, नहीं आप ये वाली लैंग्वेज नहीं बोल सकते. ठीक है, वी शुड प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट्स द राइट ऑफ द minorities. Educational rights are for इंश्योरिंग एजुकेशन फॉर एवरीवन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन. एजुकेशनल राइट्स जो इसके अंदर आते हैं वो इंश्योर करते हैं कि एजुकेशन सबके लिए जरूरी है, उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा. अब इसमें हमने पढ़ा कि आर्टिकल 29 और 30 आता है. तो 29 स्पेसिफिकली क्या कहता है? दैट इज द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज. भाई माइनॉरिटीज के जो इंटरेस्ट है उसकी रक्षा करनी है, प्रोटेक्शन करनी है. अब क्या है इसके अंदर, इस वाली हेडिंग्स के अंदर क्या आता है? दिस प्रोवाइड्स ऑल सिटीजंस ग्रुप दैट रिजाइड इन इंडिया हैविंग अ डिस्टिंक्ट कल्चर, ठीक है, लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट, द राइट टू कंजर्व देयर कल्चर एंड लैंग्वेज. तो इतना राइट मिला है सभी सिटीजंस का जो कि इंडिया में रह रहे हैं कि वो अपना कल्चर प्रिजर्व करके रख सके, अपनी लैंग्वेज प्रिजर्व करके रख सकते. ठीक है, तो उनको पूरा अधिकार है अपने कल्चर और लैंग्वेज को कंजर्व करके रखने का. एडमिशन इनटू एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स maintained by government or receiving government aid cannot be denied to any citizen on the ground of religion or language. अगर अगर देखिए किसी को एडमिशन लेना है किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में और वो एजुकेशन इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट चला रही है या फिर गवर्नमेंट की हेल्प से वो चल रहा है, तो उसको किसी भी सिटीजन को मना नहीं किया जाएगा कि आप रिलीजन बेसिस पे आप इधर एडमिशन नहीं ले सकते हो, नहीं आपका धर्म तो मुस्लिम है आप इधर एडमिशन नहीं ले सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है. मीन्स देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन. नेक्स्ट, अब आता है आर्टिकल जो आपका है दैट इज 30. ठीक है, इसमें दिस राइट इज गिवन टू माइनॉरिटीज टू फॉर्म एंड गवर्न देयर ओन एजुकेशन इंस्टीट्यूट. भाई माइनॉरिटी अपना खुद का एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोल सकती हैं. और ये आर्टिकल 30 को हम चार्टर ऑफ एजुकेशनल राइट्स भी बोलते हैं, एजुकेशन राइट्स भी बोलते हैं. अब आप बोलोगे एजुकेशन इंस्टीट्यूट कैसे? एग्जाम्पल जैसे आपने मदरसाज देखे होंगे मुस्लिम्स के, ठीक है, वो अपने कल्चर को प्रिजर्व करें, अपनी लैंग्वेज को प्रिजर्व, उर्दू पढ़ानी है उधर, तो वो ऐसे इंस्टीट्यूशंस को ओपन कर सकते हैं. ठीक है, ऑल रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, जो भी रिलीजियस लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज है, हैव द राइट टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ द चॉइस. ठीक है, ये तो डायरेक्टली समझ आ रहा है आपको. ठीक है, वो अपने आप से एडमिनिस्टर कर सकते हैं उन इंस्टीट्यूट्स को. द स्टेट शुड नॉट व्हेन ग्रांटिंग एड, अगर स्टेट गवर्नमेंट की बात हो रही है, अगर वो हेल्प करती है, मतलब कि हेल्प करती है किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को, वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को ऑन द ग्राउंड दैट इट इज अंडर द मैनेजमेंट ऑफ माइनॉरिटी वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज. वो कभी भी इस तरह से डिस्टिंग्विश नहीं करेगी कि ये माइनॉरिटी के एडमिनिस्टर में आता है, ये रिलीजन बेसिस पर है तो इसकी गवर्नमेंट एड इतनी नहीं इतनी जानी चाहिए. देयर इज no discrimination on the basis of the minority whether it's based on the religion or a language. ठीक है, I hope you have understood this. तो we have covered this. Now right to constitutional remedies. अब भाई ये क्या है कॉन्स्टिट्यूशन? ये राइट बहुत ही इंपॉर्टेंट राइट है हमारा. इट इज द अटमोस्ट राइट, और इसको हम ये भी कहते हैं, इट इज द बी आर अम्बेडकर जी ने इस राइट को बोला था द हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. द हार्ट एंड सोल ऑफ
ठीक है, फंडामेंटल राइट्स का। वाई सो हार्ट एंड सोल ऑफ फंडामेंटल राइट्स क्यों है ये, हार्ट एंड सोल क्यों है? क्योंकि देखिए, जो सारे के सारे हमारे राइट्स हैं, टोटल 6 हैं फंडामेंटल राइट्स, उसमें से जो 5 अगर हमारे वॉयलेट होते हैं, तो ये भी एक राइट है, ये भी हमारा फंडामेंटल राइट है कि अगर वो वॉयलेट होते हैं तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो, भाई मेरे राइट्स जो है वॉयलेट हो रहे हैं। ओके, सो दिस इज द हार्ट एंड सोल ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। अब देखो, पार्ट 3 आपको पता है हमारे सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूशन कौन से पार्ट में है, पार्ट 3 में रिटन है। ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर लीगल रेमेडीज, सोल्यूशन देगा फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ दीज राइट्स अगेंस्ट द वॉयलेशन बाय द स्टेट। अगर कोई गवर्नमेंट हमारे राइट्स को वॉयलेट करती है, या कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन या पब्लिक इंस्टीट्यूशन करता है, या कोई इंडिविजुअल भी हमारे राइट्स को वॉयलेट करता है, तो ये हमें लीगल रेमेडीज देती है। ठीक है, ये वाला राइट। इट एंटाइटल्स द सिटीजन ऑफ इंडिया टू मूव टू सुप्रीम कोर्ट, या तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं या हाई कोर्ट, फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ दीज राइट्स। अगर आपको अपने राइट्स को इन्फोर्स करवाना है कि भाई मेरे अधिकार है, मुझे नहीं मिल रहे हैं, तो आप डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हो इधर। द स्टेट इज फॉरबिडन फॉर मेकिंग एनी लॉ दैट मे बी इन कॉन्फ्लिक्ट विद द फंडामेंटल राइट्स। स्टेट को मनाही है इस चीज के ऊपर कि वो ऐसा लॉ बिल्कुल नहीं बना सकता है जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स के साथ कोई भी खिलवाड़ करे। ठीक है, और अब पता लगे कि उन्होंने कोई ऐसी पॉलिसी बना दी जिससे किसी का भी फंडामेंटल, किसी भी ग्रुप ऑफ पीपल का या किसी का भी सिटीजन्स का नुकसान हो रहा है, या फिर फंडामेंटल राइट्स वॉयलेट हो रहा है, तो उस टाइम पर क्या होता है, ये जो है नल एंड वॉइड, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट क्या बोलेगा उसको नहीं मानेगा। ठीक है, उसे वो वॉयलेट नहीं करने देगा हमारे फंडामेंटल राइट्स को। फंडामेंटल राइट्स आर द राइट्स दैट ग्रांट इंडिविजुअल, फंडामेंटल राइट्स क्या है, आर द राइट्स दैट ग्रांट इंडिविजुअल इक्वालिटी इन एवरी एस्पेक्ट, मतलब कि सबको क्या मानते हैं, इक्वल, इरिस्पेक्टिव, चाहे वो किसी भी रेस का हो, कलर का हो, कास्ट का हो, रिलीजन का हो, बर्थ प्लेस या जेंडर। ठीक है, सभी क्या है, ऑल आर इक्वल। दीज राइट्स आर मेंशन्ड अंडर आर्टिकल, आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था हमारे राइट्स 12 से 35, मतलब कि 12 to 35 के अंदर सारे फंडामेंटल राइट्स कवर होते हैं। देयर आर प्री डिफाइंड पनिशमेंट इन केस ऑफ वायलेशन, पहले से ही डिसाइडेड होता है कि ये वाला अगर राइट वायलेट होता है तो जो है जुडिशरी क्या पनिशमेंट देगा अपॉन द डिस्क्रिशन ऑफ द जुडिशरी। कोर्ट्स, अब एक मैं आपको बात बताना चाहूंगी, इन राइट्स को अगर वॉयलेट होता है तो कोर्ट इशू करता है कुछ ऑर्डर्स, कुछ रिट्स इशू करता है। ठीक है, कि ये फंडामेंटल राइट्स फॉलो हो। ठीक है, तो वो रिट्स मैं आपको अगली नेक्स्ट वीडियो में बना बताऊंगी कि रिट्स होते क्या है। ठीक है, ये एक डायरेक्शन ऑर्डर होते हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट देता है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट पास करता है। ठीक है, इन रिट्स के बारे में मैं आपको बताऊंगी। एक आप क्या कर सकते हैं, एक होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये भी हम पढ़ेंगे बाद में, ये किस तरीके से लागू होता है। देखो, अब कोई भी एक पब्लिक इंटरेस्ट का कोई भी चीज है, जैसे कि एक आप ले लो पोल्यूशन, एग्जाम्पल पोल्यूशन, ये पब्लिक के इंटरेस्ट का है। ऑब्वियसली अगर पोल्यूशन बढ़ रहा है, आपकी कम्युनिटी में पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, सो आप क्या करोगे, आप, ये तो नहीं है कि पोल्यूशन बढ़ रहा है तो पोल्यूशन खुद, मतलब पोल्यूशन अगर कोई टॉपिक है तो वो सभी जर्नल टॉपिक है, वो तो एक जर्नल इशू है। तो आप कोई भी पर्सन जो कि इंटरेस्टेड है या फिर उसको परेशानी और उसे पता है इन फ्यूचर इसके कॉम्प्लिकेशंस ये हो सकते हैं, वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट पे अपील कर सकता है एज ए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। भाई ये प्रॉब्लम है और इनसे इन हम पूरी कम्युनिटी को इफेक्ट पड़ रहा है, तो गवर्नमेंट बोल रही हूँ, फिर जुडिशरी क्या करती है, उसके लिए एक्शन लेती है। तो ये भी एक तरह का स्टेप है। देखो, अब आप बोलोगे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का ये इससे क्या कनेक्ट हो रहा है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये कहाँ से फंडामेंटल, आप खुद ही सोचिए। अगर पॉल्यूशन बढ़ रहा है तो राइट टू लाइफ हैम्पर हो रहा है, वॉयलेट हो रहा है, ऑब्वियसली बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है वो भी, मतलब वो एक ऐसा कंसेप्ट है, वो नॉट अ कंसेप्ट, इट्स एक्चुअल रियल सिचुएशन यू आर गोइंग टू फेस इन फ्यूचर। मतलब वो इतना प्रॉब्लम कि आपकी लाइफ को भी खतरा हो सकता है, और आपकी नहीं और भी कम्युनिटी की। तो जो भी पर्सन है वो PIL लिखवा सकता है कोर्ट में जाकर, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में, पब्लिक के इंटरेस्ट में आप कोई प्ली डाल रहे हो तो उसको कहते हैं, वो भी हमारा किस में कंसिडर होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज में ही आता है। ठीक है, तो ये दोनों जो टॉपिक है मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको कवर करवाऊंगी, दैट इज द रिट एंड PIL। ठीक है, एंड दीज टू टॉपिक्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और रेस्ट हमने अभी तक फंडामेंटल राइट्स किए हैं, वो भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमने
ये कंप्लीट किया आपका। एक बार दोबारा देख लेते हैं हमने क्या-क्या पढ़ा। हमने कल्चरल एजुकेशनल राइट्स पढ़े जो कि आर्टिकल 29 एंड 30 कवर करता है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज 32 से 35 करता है। फिर हमने देखा कल्चर और एजुकेशनल राइट्स के अंदर हमने बेसिकली माइनॉरिटीज को फोकस करते हुए किया। ठीक है? फिर उसके बाद हमने 30th पढ़ा जिसको चार्टर ऑफ एजुकेशनल राइट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चार्टर ऑफ एजुकेशनल राइट्स भी कहते हैं। ठीक है? फिर उसके बाद हमने पढ़ा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। फिर हमने उसके बारे में पढ़ा ये इम्पोर्टेंट क्यों है। ठीक है? ये वाला लास्ट वाला राइट इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है। व्हाई दिस राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी रिगार्ड एज द हार्ट एंड सोल ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ठीक है? तो फिर आपको यही सारी चीजें लिखनी है। रिट्स और इसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। ठीक है? आई होप यू हैव अंडरस्टूड both of these fundamental rights. So please students stay tuned with Study Smart Wala. Like, share, comment and subscribe our channel. And and please try to focus on whatever I'm teaching, and whatever doubts you are having regarding videos, please let me know by commenting. Okay, so happy learning with us. We will meet soon with my next video. Take care. Bye.